हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं प्लस वन फिजिक्स का नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। चलिए जी, तो ग्रेविटेशन के अंदर फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, तो इसमें क्या है, पूरे यूनिवर्स में हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर दोबारा सुनो, पूरे यूनिवर्स में हर मास, लेट से ये मास m1, ये मास m2, दोनों का सेंटर से सेंटर तक डिस्टेंस है r। तो पूरे यूनिवर्स में जो m1 मास है m2 मास को और m2 मास m1 मास को, दोनों मास एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्शन कभी नहीं हो सकती। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम मासेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि दो मास है ना, पूरे यूनिवर्स में हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करता है, रिपेल कभी नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर आएगा, वहाँ चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के हो सकते हैं, तो वहाँ हम पढ़ेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहाँ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होंगी। यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ मासेस के बारे में पढ़ना है। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, हर बॉडी का होगा, तो इसलिए नेगेटिव की तो बात ही नहीं उठती। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पूरे यूनिवर्स में हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा। कितने की फोर्स से करेगा? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। छोटे छोटे मासेस है तो थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, बड़े बड़े मासेस है तो बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये देखो कि भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स every particle of the matter in the universe attracts every other particle with a gravitational force whose magnitude, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, is directly proportional to product of the magnitudes of the particles, ठीक, and force is inversely proportional to square of the distance between them। पास पास रखोगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, मतलब फोर्स r के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पास पास मास रखोगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, दूर लेके जाओगे तो अट्रैक्शन थोड़ी वीक होती जाएगी। तो जितना पास रखोगे उतना अच्छा है। तो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डिस्टेंस थोड़ा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक। तो इन दोनों को करते हैं क्लब। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r², ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, कांस्टेंट लगाया कैपिटल G, m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो इसको कहते हैं जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन यहाँ पे भी आ गया था ग्रेविटेशन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। तो एक बारी फिर से फटाफट से छोटा सा रिकैप देखना कि पूरे यूनिवर्स में हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो पक्का पता लग गई, अट्रैक्शन तो ATTRACITV अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, ये पक्का है, ओके। एंड उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो दोनों मासेस पे डिपेंड करता है, उन दोनों मासेस को मल्टीप्लाई कर दो, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने इक्वालिटी में चेंज करा है, कांस्टेंट लगाया कैपिटल G। तो वेयर कैपिटल G क्या है, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि पूरे, इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कहीं ले जाओ, एयर में ले जाओ मासिस को, पानी में ले जाओ या किसी भी और मीडियम में ले जाओ, जी नहीं बदलेगा, जी सेम रहेगा, ठीक। तो जी फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, याद रखना है, फिक्स है। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ओके। यूनिट्स की बात करते हैं, तो ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है CTM कमिट टू मेमोरी, इसमें सोच के बताओ, जी को यहीं रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो जी की यूनिट्स क्या आएंगी, राइट साइड में क्या है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, r², इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मास मास नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, kg का स्क्वायर।
तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 एंड यूनिट्स क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू हमेशा फिक्स है, ठीक। तो जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज सेम वैल्यू फॉर एनी टू बॉडीज एनीवेयर इन द स्पेस। तो किन्हीं भी दो बॉडीज के लिए, किन्हीं भी दो बॉडीज चेंज करते रहो करते रहो करते रहो, कोई भी दो मासेस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जाओ, स्पेस में कहीं पे भी, तो उनके बीच में भी जो जी होगा वो फिक्स होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ओके, सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये भी हमारी बात हो गई कि हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। इसका क्या मतलब हुआ कि दो मासेस है, लेट से m1 m2, ये दोनों इस टाइम मैंने एयर में रखे हुए हैं लेट से r डिस्टेंस पे, ठीक। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा भाई, g लगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ ये आंसर 10 आ रहा है। तो पहले मास ने दूसरे मास को 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच लिया। अब मैंने क्या करा, सेम दो मासिस, इन्हीं दोनों मासिस को बिना कुछ चेंज करे, दोनों के बीच में सेम वही डिस्टेंस आ रहा है, इनको उठा के मैं पानी में ले गया। तो कहते हैं मीडियम चेंज कर दिया ना मैंने। तो बताओ, कहते हैं पहला मास दूसरे मास को कितने फोर्स से खींच रहा होगा? तो आंसर है अभी भी 10 न्यूटन ही रहेगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन टू मासेस, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा मर्जी मीडियम हो, दो मासेस के बीच में सेम मास है, अगर सेम डिस्टेंस दूर रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम रहेगा। तीसरी बात कि भाई पहले मास ने दूसरे मास को यहाँ कितने न्यूटन से खींचा था, 10 न्यूटन से। अब मैं क्या कहता हूँ, इन्हीं दोनों मासेस के बीच में मैं एक और थर्ड मास ले आया m3। अब बताओ, क्वेश्चन है, अब बताओ पहला मास दूसरे मास को कितने न्यूटन से खींचेगा, क्योंकि बीच में अब एक और पार्टिकल आ गया। तो आंसर क्या है, पहला मास दूसरे मास पे अभी भी 10 न्यूटन की फोर्स ही लगा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जी वो फिक्स है, m1 m2 वो अभी भी सेम है, m3 आने से क्या हो गया, m1 थोड़ा ना बदल गया, m2 थोड़ा ना बदल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, तो वो भी सेम है, तो कुछ भी नहीं बदला, जी तो वैसे ही सेम रहता है। इसीलिए मैंने कहा पहला मास अभी भी दूसरे मास को 10 न्यूटन से ही खींच रहा होगा, बट अब तीसरा मास भी दूसरे मास को किसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब जो m3 आया वो भी m2 पे फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ, लेट से वो 20 न्यूटन लगा रहा है। तो m2 पे नेट फोर्स कितना लग गया, m2 पे नेट फोर्स लगा 30 न्यूटन। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, पहले मास ने तो m2 को अभी भी उतने से ही खींचना है 10 न्यूटन से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू मासेस और एनी अदर पार्टिकल बिटवीन द टू मासेस, ठीक। तो ये था पॉइंट नंबर 2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस। मतलब अगर दो बड़े बड़े मासेस भी हों, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ज्वाइन करो, वो r होता है, तो सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक। तो फोर्स के फॉर्मूले में जो g m1 m2 बाय r स्क्वायर लेना होता है, वो r क्या लेना होता है, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। ओके, फोर्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। याद करो पिछले चैप्टर वर्क बार एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। वो फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते थे, ठीक। या फिर जिनकी वजह से वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप जीरो हो, वो फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते थे। फिर एक और बात थी उनके अंदर कि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शंस को छोड़ के। तो फ्रिक्शन कौन सी थी, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, बाकी सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस थे। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अभी अभी जो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो
मान लेते हैं जैसे कि इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी, तो एक पार्टिकल को मैं ए से बी तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। फिर कंजर्वेटिव फोर्स से ही ए से बी को कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से एक मैंने ऐसे ट्रैवलिंग कराई तो वर्क डन इतना हुआ। कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मैं एक पार्टिकल को ए से बी इस रास्ते से लेके गया तो वर्क डन इतना हुआ। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो तीनों वर्क डन सेम होंगे। वर्क डन ड्यू टू ऑल इज सेम बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक, कैसे यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 5, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन एनी टू मासेस इज। ठीक, तो पूरे यूनिवर्स में हर मास, हर प्लैनेट, हर ऑर्बिट, हर सैटेलाइट, कुछ भी हो, सन प्लैनेट या सन सैटेलाइट या कुछ भी, तो पूरे यूनिवर्स में हर मास हर दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है किसी फोर्स से। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। किन्हीं भी दो प्लैनेट्स के बीच में भी लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अगर इन दो मासेस में से एक मास अर्थ हो और दूसरा मास अब कुछ भी हो, कोई भी और प्लैनेट हो या सन हो या कुछ भी हो दूसरा मास, तो जो इनके बीच में फोर्स लगती है उसको कह देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो मासेस हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अर्थ हमारे लिए स्पेशल है कुछ, तो उन दो मासेस में से एक मास अगर अर्थ हो तो क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या कह देते हैं? फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है जी। 6th पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे भी वैलिड है कि भाई अगर पहले मास ने दूसरे मास को 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींचा है तो दूसरा मास भी पहले मास को अपनी तरफ 10 न्यूटन से खींचेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ओपोजिट है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। चलिए जी, तो पॉइंट नंबर 1 मेरा खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे बढ़ते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। इस चैप्टर को मैंने 10-12 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से पहले 2 पॉइंट्स अब आज पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक, तो केपलर्स के 3 लॉज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। केपलर्स के 3 लॉ लिखो, एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। केपलर्स का पहला लॉ, पहले को पहले में ही लिखना है, ये नहीं है कि ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो सेम रहेगा ऑर्डर। फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या कहता है? एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट revolves around sun in elliptical orbit with the sun at the focus। तो ये देखो, सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ, ये पाथ एलिप्टिकल होता है। तो मैथ्स में कोनिक सेक्शन हमारा एक चैप्टर है, वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा है हमने या पढ़ेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक। सर्कुलर मोशन ये होता है, एलिप्टिकल मोशन ये होता है एग शेप में। ठीक, तो सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है विद द सन एट द फोकस। तो एक एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, देखो फिगर में, एक यहाँ होता है। किसी भी एक फोकस पे सन को रख दो, किसी भी एक फोकस पे सन को रख दो। तो डेफिनेशन क्या है? केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है विद द सन एट द फोकस। ठीक, तो सही तरीके में क्या है? जैसे मान लेते हैं ये सन है, तो सन के चारों तरफ ये कोई प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रही है, कोई ऐसे कर रही है, कोई अपने ऑर्बिट में इस तरह से कर रही है, सब ने अपने अपने ऑर्बिट बना रखे हैं। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, मेन फिगर में देखिए, सारी की सारी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल कर रही है विद द सन एट द फोकस। लेट्स से ये कोई प्लैनेट है पी।
तो पी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में इस तरह से ट्रेवल कर रही है विद द सन एट द फोकस। बहुत अच्छी फिगर आपको बनानी है, ठीक है जी। तो जो ये डिस्टेंस होता है एलिप्स का, जो ये डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मैथ्स में तो हमने पढ़ा ही है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक। और जो ये डिस्टेंस होता है बेसिकली बी डैश, जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ए डैश डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। तो ये हो गई जी हमारी माइनर एक्सिस, ओके। जो सेंटर पॉइंट ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक। तो मेजर एक्सिस बेसिकली 2a कह देते हैं हम बहुत बार, माइनर एक्सिस के डिस्टेंस को बोल देते हैं 2b। तो a क्या हो गया, ए क्या बन गया, सेमी मेजर एक्सिस, आधी मेजर एक्सिस है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस। सन के जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, जैसे कि ए है यहां पे, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिजी। एंड सन से जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट होता है, फार्देस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं एपोजी। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पेरिजी एपोजी की, ये पहले जरूरत पड़ती थी, आप साइंस में आपने सबने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो पेरिजी क्या होता है, क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। एपोजी क्या होता है, फार्देस्ट पॉइंट, ठीक है जी। तो मेजर एक्सिस देखी आपने, सेमी मेजर एक्सिस देखी, माइनर एक्सिस देखी। एक बार फिर से सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है विद द सन एट द फोकस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा पी क्या है यहाँ पे, पी क्या है, पी यहाँ पे कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट। एस क्या है, सन है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं केपलर का सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरियाज, 1 और 2 को उल्टा पुल्टा नहीं करना, 1 वही रहेगा। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है विद द सन एट द फोकस। सेकंड क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये क्या कहता है कि मान लेते हैं ये एलिप्टिकल पाथ था, मान लेते हैं यहाँ कहीं सन था, अच्छा जी, मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट है जो मूव करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। लेट्स से थोड़ी देर के लिए t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से मैंने स्टॉप वॉच चलाई, ये प्लैनेट घूम रही थी, तो प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है इसको बोल देते हैं रेडियस वेक्टर। अच्छा मैंने मान लेते हैं टी टाइम, 1 महीने का टाइम दिया प्लैनेट को, 1 महीने बाद प्लैनेट यहाँ पहुँच गई, टी इज इक्वल टू टी टाइम के बाद प्लैनेट यहाँ पहुँच गई। तो अब इस रेडियस वेक्टर ने, इसी रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वीप कर दिया, कितना एरिया स्वीप कर दिया, ये एरिया था ए, ठीक। वही सेम प्लैनेट कुछ टाइम में, कुछ महीनों बाद देखो ध्यान से फिगर में, यहाँ पहुँच गई, लेट से चलते चलते यहाँ पहुँच गई पी प्लैनेट। अब फिर से मैंने t इज इक्वल टू 0 मार्क कर लिया इसे स्टॉप वॉच में, और अब रेडियस वेक्टर ने सन के साथ कितना एंगल बनाया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ गया। अब थोड़ी, अच्छा मैंने फिर से t इज इक्वल टू टी टाइम दिया, फिर से मैंने 1 मंथ का टाइम दिया, तो अब ये प्लैनेट चलते चलते रेवोल्यूशन करते करते यहाँ पहुँच गई। तो उतना ही टी टाइम में अब इस प्लैनेट यहाँ जो पहुँची उसने कितना एरिया स्वीप कर दिया, टोटल 0 से लेके टी टाइम में इतना एरिया स्वीप कर दिया। A1 वहाँ था, A2 यहाँ था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम प्लैनेट सेम टाइम में सन के साथ सेम एरिया स्वीप करेगी, ठीक। तो एरिया सेम स्वीप करेगी हर प्लैनेट सेम टाइम इंटरवल में, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब dA/dt एरिया ट्रेवल करने की वेलोसिटी सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करती है एक प्लैनेट सन के साथ। तो dA/dt इज कांस्टेंट, दैट इज dA/dt इज कांस्टेंट। बस अगर स्कूल का एग्जाम है तो यहां पे काम खत्म हो गया। बहुत कम चांस है बट आ भी सकता है, प्रूव दिस। तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं ये कांस्टेंट पता है कितना होता है, L/2m बेसिकली। फिर दोबारा देखो, dA/dt
एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। एल क्या होता है, वेयर एल पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, तो ये प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम है। ओके, छोटा एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट अगर आपको कह दे प्रूफ करके दिखाओ ये सारी चीजें, चलो प्रूफ देखते हैं अब इसका। तो जैसे सर्कल होता था, सर्कल में याद है आपको एक रेडियस था सेंटर में, ये एंगल होता था थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती थी, लेंथ ऑफ आर्क एल होती थी आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क होती थी एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मानो जैसे कोई प्लेनेट है, ठीक, जैसे कोई प्लेनेट है, मैंने माना बहुत छोटा सा एंगल ट्रैवल कर रहा है। प्लेनेट जो है बहुत बहुत ही छोटा एंगल डी थीटा एंगल ट्रैवल कर रहा है। डी थीटा कह लो या डेल्टा थीटा कह लो। अच्छा जी, आर रेडियस है, तो ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, लेंथ ऑफ आर्क वो बेसिकली टेंजेंट ही बन गई है एक तरह से। तो टेंजेंट में और रेडियस में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो बताओ ये जो लेंथ ऑफ जो लेंथ ऑफ आर्क है इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, डी थीटा या डेल्टा थीटा, है ना। चलिए तो एल एच एस लेके चलते हैं। एल एच एस क्या था जी, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी, डी ए को मैंने थोड़ी देर के लिए लिख लिया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस है आर डी थीटा, ऑल्टीट्यूड कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितनी है आर, अपॉन डी थीटा। ठीक, डी थीटा बाई डी टी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी क्या होती है, हाफ आर स्क्वायर तो है ही था, डी थीटा बाई डी टी होती है ओमेगा, है ना। ओमेगा क्या होती थी, एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ी देर के लिए मैंने पेन चेंज करके अपनी मर्जी से एम मास ऑफ प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर लिया, मास ऑफ प्लैनेट से डिवाइड कर लिया। ओके, तो अब बताओ एम आर स्क्वायर, हाफ तो एज इट इज एम आर स्क्वायर ऊपर ओमेगा अपॉन एम। एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना बन गया, हाफ आई ओमेगा बाय एम। आई ओमेगा क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम। याद करो, लीनियर मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता था मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। पिछले चैप्टर रोटेशनल में हमने पढ़ा है। तो ये क्या बन गया जी, ऊपर बन गया एल, नीचे 2m। यही तो मुझे प्रूफ करना था, आर एच एस हैंस प्रूफ्ड। तो ये इसका प्रूफ है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, स्कूल एग्जाम्स में। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि भाई डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, सेम टाइम में सेम प्लैनेट सन के साथ सेम एरिया स्वीप करेगी। ये है केपलर्स का सेकंड लॉ। ठीक, एल अपॉन 2m ये अक्सर लग जाता है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मास क्या है, एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है जी, फिर तो ये था केपलर का सेकंड लॉ। अच्छा, आपको ये याद है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट मैंने लिया एक स्टार्टिंग वाला एक बाद में ले लेते हैं पी डैश। चलो ये देखो, फारदेस्ट पॉइंट जिसे एपोजी भी कहते थे, फारदेस्ट पॉइंट। तो पी और पी डैश मैंने 2 पॉइंट लिए। कहते हैं कहाँ पे प्लैनेट की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आपको याद है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रही तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल मतलब पी पॉइंट पे, फाइनल मतलब पी डैश पॉइंट पे, दोनों जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो जो पेरिजी पॉइंट होती है पेरिजी पी पॉइंट जो पास में है सन के, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बड़ा कम है, डिस्टेंस बहुत कम है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से घूमती है। तो जब प्लैनेट सन के पास होती है तो बड़ी तेज़ी से घूमती है ना। तो पेरिजी में बहुत तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी बजाय कि एपोजी। जब दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है और ओमेगा कम हो जाता है। ठीक है जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम ऑलरेडी रोटेशनल में पढ़ चुके थे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, केपलर का थर्ड लॉ। तो सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करेगी विद द सन एट द फोकस।
सेकंड क्या थी, सेम प्लैनेट सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करेगी विद द सन। ठीक। थर्ड क्या है, हमने पढ़ा था सारी की सारी प्लैनेट सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है विद द सन एट द फोकस। ठीक, मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट है पी, एक चक्कर जितने टाइम में लगाएगा, एक चक्कर सन के चारों तरफ जितने टाइम में लगाएगा उसको क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी क्या होता था, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ का टाइम पीरियड सन के चारों तरफ हमें पता है 365 डेज, 365 डेज अप्रॉक्सीमेटली फॉर अर्थ। अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है 365 डेज। ओके, चलो लॉ क्या कहता है कि भाई, थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से बड़ा फेमस है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई प्रूफ नहीं है, बस याद रखना है। प्रूफ आएगा इसी चैप्टर में, आगे जाके आएगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि ये केपलर का थर्ड लॉ मैंने प्रूफ किया है। आज बस डायरेक्ट ये याद रखना है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। याद है आपको, फर्स्ट लॉ में मैंने पढ़ा था सेमी मेजर एक्सिस क्या होता था, तो सेंटर पॉइंट से लेके, ठीक, तो जो पूरा डिस्टेंस होता था मेजर एक्सिस होता था, सेमी मेजर क्या होता था, सेंटर से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते थे हम, सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, केपलर्स का थर्ड लॉ। चलिए जी, तो केपलर के तीनों लॉज हमने पढ़े आज। देखते हैं कोई न्यूमेरिकल है तो। हाँ जी है। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज हाफ देन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओरिजिनल पीरियड कितना है, 365 डेज। तो वीडियो पॉज करके पहले 2 मिनट्स अपने आप ट्राई करो, इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो कहते हैं कि पहले कितना था टाइम पीरियड, अच्छा ये पता है हमें, इफ, अच्छा लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता था, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। कहते हैं अब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस रह गया आधा, पहले के मुकाबले आधा रह गया। तो अब नया टाइम पीरियड बताओ, तो लेट्स से टी डैश, टी डैश का स्क्वायर। चलिए जी, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन को मैंने लिख लिया, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कोई कांस्टेंट लगा दिया के, डिवाइड टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वही के, ए बाई 2 का होल क्यूब, के से के कट, टी कितना था, टी अभी डालेंगे कोई बात नहीं, टी डैश हमें निकालना है, ए क्यूब, ए ओवर ए बाई 2 का होल क्यूब, ए से ए कट, 2 का क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी डैश का स्क्वायर। हमें निकालना है टी डैश, तो टी डैश का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, टी स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब 8, तो टी डैश कितना आ गया, टी स्क्वायर अपॉन 8 का अंडर रूट, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो गया, 8 का अंडर रूट 2√2 हो गया। टी की वैल्यू कितनी थी, 365 डेज पहले का टाइम पीरियड अपॉन 2√2, ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अगर डिस्टेंस आप आधा कर दोगे सन और प्लैनेट के बीच में, पहले जो सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस अगर आप आधा कर दोगे, ये ए डिस्टेंस आधा कर दोगे, तो क्या फ़र्क पड़ गया, टाइम पीरियड कितना हो गया, 365 अपॉन 2√2। ठीक, तो ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, इतने मैनी डेज। चलिए, आपका होमवर्क क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे हम ग्रेविटेशन के अंदर ही, पॉइंट नंबर 3 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करने हैं, समझने हैं, एक बार 2 बार अच्छे से रीड करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आ वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।